नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित प्राचीन दक्ष प्रजापति दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन, पूजा अर्चना किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और निर्बाध विकास की कामना की। मंदिर परिसर में साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महादेव की नगरी हरिद्वार आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को गति देने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ और विशेष धार्मिक उत्साह नजर आया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने साल 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारी को लेकर भी साधु संतों से विस्तृत संवाद किया। उन्होंने कुंभ मेले को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए समय रहते ठोस और प्रभावी योजनाओं पर काम करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने संत समाज से सुझाव भी लिए ताकि आयोजनों को ऐतिहासिक बनाया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर कहा कि उनके संगठनात्मक अनुभव से पार्टी को मजबूती मिलेगी, युवाओं में नया उत्साह देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री के हरिद्वार दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड पर तैनात नजर आए। महादेव की नगरी में जब भी आना होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है। हम सब मिलकर 2027 में सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 135 छात्रों की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल रहे, जिन्होंने धामी सरकार की ओर से सभी चयनित माताओं को सम्मानित किया। सम्मान स्वरूप प्रत्येक माता को 1,000 रुपए का चेक दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रेमचंद्र अग्रवाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत सहित कई गणमान्य लोगों की तरफ से संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कमला नेहरू पुरस्कार प्राप्त कर छात्रों की माताएं बेहद ही प्रसन्न नजर आई। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें उनके बच्चों के मेहनत और सफलता के कारण मिला है। माताओं ने उम्मीद जताई है कि उनके बच्चे भविष्य में विद्यालय और शहर का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि कमला नेहरू पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सशक्त और प्रेरित करना है। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देखिए, मैं यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास में कमला नेहरू पुरस्कार देने के लिए आया था और खुशी की इस बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये पुरस्कार इस विद्यालय में अभिभावकों को देने का काम आज हुआ है। 135 लोगों को, यानी कि 70 जिसमें बालिकाओं ने और 65 बालकों ने यहाँ 75% से ज़्यादा मार्क्स लिए, जिनको ये पुरस्कार मिलता है। और ये पुरस्कार उनको देने का मकसद सिर्फ यही नहीं कि उनको पुरस्कार मिले, ये मकसद इसलिए भी है कि अन्य लोगों को इससे प्रोत्साहन मिले।
और प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, फिर चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस। हरक सिंह रावत जहां भाजपा नेताओं पर व्यक्तिगत हमला बोल रहे हैं, तो वहीं भाजपा के बड़े नेता भी उन पर जुबानी और व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चकराता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने व्यक्तिगत टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि राजनीति में सुचिता का होना बेहद ही जरूरी है, हमें व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, फिर वो कोई भी हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हरक सिंह रावत किसी पर व्यक्तिगत उन पर अगर टिप्पणी की जाती है, अगर वो किसी पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, जुबानी हमला बोल रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी उन पर टिप्पणी की जाती है तो वो भी संबंधित उसी अंदाज में टिप्पणी करते हैं। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले नशा तस्करों पर दर्ज मुकदमों की कुंडली पुलिस ने अब सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की है। इस कुंडली को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि नशा तस्कर शहर के युवाओं को किस तरह से नशे की पुड़िया बेचकर उनका जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। पुलिस के मुताबिक चंद्रेश्वर नगर निवासी रेखा साहनी पर शराब और सूखा नशे का कारोबार करने का आरोप लगा है और उस पर 16 मुकदमे दर्ज है। रेखा ऋषिकेश कोतवाली की हिस्ट्री शीटर है। रेखा साहनी के पति सुरेंद्र साहनी पर भी एनडीपीएस के 3 और एक अन्य मामले दर्ज है। रेखा साहनी का बेटा भी अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोहित पर मारपीट, शांति भंग करने के अलावा लूट का मुकदमा दर्ज है। फिलहाल रोहित जेल में है। इन तीनों के साथ नशे का कारोबार करने वाले मायाकुंड निवासी मार्कंडे जायसवाल पर भी मुकदमा दर्ज है। शराब और सूखे के नशे के अलावा अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के 19 मुकदमे दर्ज है। इन सब में सबसे ऊपर गुरुचरण सिंह का नाम है, जिस पर नशे का कारोबार करने के 45 से अधिक मुकदमे दर्ज है। और चाय बागान की कीमती जमीन पर भू माफियाओं की नजर और सरकारी तंत्र की मिलीभगत का अब सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पटवारी और सब रजिस्ट्रार की मिलीभगत से चाय बागान की सीलिंग वाली जमीन में फर्जी तरीके से दाखिल खारिज कर दिया गया। इस गंभीर मामले को प्रतिष्ठा सेवा समिति ने उठाया है और इसे लेकर आज विकास नगर में प्रतिष्ठा सेवा समिति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां समिति के पदाधिकारियों ने मीडिया के सामने पूरे मामले की विस्तार से जानकारी रखी। समिति का कहना है कि रसूलपुर, अंबाड़ी और बाबूगढ़ क्षेत्र में चाय बागान की जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर फर्जी दाखिल खारिज किए गए, जबकि ये जमीन सीलिंग की श्रेणी में आती है और इसका हस्तांतरण पूरी तरह से अवैध है। प्रेस वार्ता के दौरान समिति ने आरोप लगाया कि भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की, जिससे सरकारी जमीन को निजी लोगों के नाम दर्ज किया गया। प्रतिष्ठा सेवा समिति ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषी अधिकारी और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समिति आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। फिलहाल ये देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या रुख अपनाता है और कब तक मामले की जांच शुरू की जाती है। और उत्तराखंड से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी राज्य से बाहर रह रहे उत्तराखंड के वासी हैं, उनके पैतृक गांव में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान को मेरी गणना मेरा गांव नाम दिया गया है और इसके तहत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के 13 जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रोजगार के लिए राज्य और देश से बाहर हैं। इनमें सबसे अधिक पर्वतीय जिलों के पलायन करने वाले लोग शामिल हैं। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और बाहर रह रहे मतदाताओं को अपने पैतृक गांव में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि ये पहल रिवर्स
माइग्रेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पलायन रोकने और लोगों को वापस लाने के लिए नई योजनाएं शुरू की है। यह अभियान न केवल सरकार की नीतियों का समर्थन करेगा बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। बिल्कुल, देखिए, रिवर्स पलायन की ओर सरकार काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा पलायन पर जाने वाले लोगों को अपने प्रदेश में बुलाने के लिए जिस तरीके से नई नई स्कीम चलाने का काम किया है, तो ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो यहाँ इस प्रदेश में वापस आए, रिवर्स करें, ताकि हमारे प्रदेश का जो पलायन है उसको रोकने का काम सरकार भी करे और वो जनमानस भी करे। जो यहाँ से किसी रोजगार की तलाश में कहीं बाहर गए हैं तो वो अपने प्रदेश को यहाँ पहुँचे। तो मेरी गणना में मेरा गाँव जिस तरीके से हमारी एक स्कीम चल रही है, मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक होगा। जो हमारा पलायन है उसको रोकने में ये कारगर साबित होगा। बिल्कुल, देखिए, रिवर्स पलायन की ओर सरकार काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा और विकास नगर से बड़ी खबर, कटा पत्थर के समीप यमुना नदी के टापू में फंसे लोगों की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर चौकी प्रभारी डाक पत्थर संदीप पंवार पुलिस बल, एसडीआरएफ और जल पुलिस के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में साक्षी, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है, मानसी की भी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है, आदिति जिसकी उम्र 15 वर्ष, देवांश 15 वर्ष और नीलम 33 वर्ष, ये सभी शामिल रहे। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग यमुना किनारे फोटोग्राफी करने गए थे, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वे टापू में ही फंस गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमों की तत्परता से सभी को सुरक्षित बचाया गया। जौनसार बाबर से बड़ी मनोरंजन की खबर है। जिले के जिला पंचायत सदस्य दीवान सिंह तोमर पर आधारित एक नया जौनसारी सॉन्ग रिलीज होने वाला है। ये गाना प्रसिद्ध लोक गायक रवि तोमर ने तैयार किया है, जो जौनसारी संगीत के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। रवि तोमर ने बताया कि ये सॉन्ग उनके बड़े भाई दीवान सिंह तोमर पर आधारित है और गाने के बोल उन्होंने अनिल दुबे के साथ साझा किए हैं। ये गाना 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा और जौनसारी संगीत प्रेमियों के बीच अभी फिलहाल ये खूब सराहा जाने वाला गीत बनने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सर, इसमें जो मेरे बड़े भाई है दीवान सिंह तोमर जी, जो आला जिला पंचायत क्षेत्र से अभी जीत के आए थे, तो उनके ऊपर मैंने एक गाना लिखा है जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो ये 17 तारीख को शाम को 5 बजे रवि तोमर ऑफिशियल चैनल पर सभी लोगों को सुनने को मिलेगा। तो सर, इसमें जो मेरे बड़े भाई है दीवान सिंह तोमर जी, जो आला जिला पंचायत क्षेत्र से अभी जीत के आए थे, तो उनके ऊपर मैंने एक गाना लिखा है जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो ये 17 तारीख को शाम को 5 बजे रवि तोमर ऑफिशियल चैनल पर सभी लोगों को सुनने को मिलेगा। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में भू कटाव से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए करीबन 7 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण शुरू होने जा रहा है। सोमवार को इसका भूमि पूजन और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और अन्य साधु संतों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में किया गया। ये तटबंध कांगड़ी, कांजीवाली समेत गंगा किनारे बसे 5 गांव को भू कटाव के खतरे से बचाएगा। बरसात के सीजन में भू कटाव के दौरान हजारों लोग जोखिम में आ जाते हैं। लंबे समय से स्थानीय लोग इस तटबंध के निर्माण की मांग कर रहे थे। भूमि पूजन के दौरान ग्रामीणों ने इस पहल को लेकर संतोष और खुशी भी जताई। समझता हूँ लगभग 35-40 हज़ार की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। एक प्रकार से हमारे 5 गांव का ये कवच है। जब बारिश होती थी तो हमारे 5 गांव के लोग बड़े, उनको नींद नहीं आती थी रात को कि गंगा कहीं हमारे गांव को ना काट के ले जाए, हमारे ज़मीन को ना बह दे।
ये देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से गांवों की ग्रामीण लोगों की मांग थी और अब जैसे कि हरिद्वार का रिंग रोड बनता हुआ है, उसके साथ ही वहाँ से कांगड़ी गांव विलेज स्टार्ट हो जाता है और वो पिछले 5 गांव तक जाता है, श्यामपुर जनपुर तक। तो ये 7 किलोमीटर का जो तटबंध बन रहा है, इससे लगा यहाँ से जो कंटिन्यू 7 गांव हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा। जो गंगा जी, बरसात के समय गंगा जी का जलस्तर बढ़ जाता था, गांव को खतरा बनता था, उससे निजात मिलेगी। दूसरा, एक आस्था पथ के नाम से जिन्होंने दिया है, तो यहाँ पर सभी लोगों को उस पर घूमने का और वॉकिंग स्टैंड भी मान लीजिएगा, इस तरह का भी लाभ मिलेगा। ये एक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। समझता हूँ लगभग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। राजधानी में यह एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जहां करीबन 100 दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे और 1000 कारें पार्क की जा सकेंगी। ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहा है और 180 करोड़ के बजट से तैयार होने वाली ग्रीन बिल्डिंग में पिछले 2.5 साल से निर्माण चल रहा है। बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि उन्होंने समय समय पर मौके पर जाकर निर्माण की प्रगति जांचने का काम किया, जो कि बेहद ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनपद के सभी सरकारी दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाए। अब कार्यदायी संस्था को हर हाल में जून 2026 तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का जहां तक सवाल है, एक छत के नीचे जनपद देहरादून के सभी ऑफिस आने हैं और 1000 से भी अधिक गाड़ियों की पार्किंग वहां पे होनी है। और इसमें जो कार्य दिया गया है वो कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। इस विषय को लेकर के कितने ही बार जिलाधिकारी वहां पर गए, कार्य की प्रगति को देखा है और मैं स्वयं भी 2-3 बार वहां पर गया है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में, यानी कि 2026 जून तक ये कंप्लीट होना चाहिए। ये आश्वस्त उन्होंने हमको किया है, तो मुझे लगता है कि इसके काम की अब गति पकड़ेगी। आप अतिक्रमण की बात, देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का जहां तक सवाल है, एक छत के नीचे जनपद देहरादून के सभी ऑफिस आने हैं और 1000 से भी अधिक गाड़ियों की पार्किंग वहां पे होनी है। और इसमें जो कार्य दिया गया है वो कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। इस विषय को लेकर के कितने ही बार जिलाधिकारी वहां पर गए, कार्य की प्रगति को देखा है और मैं स्वयं भी 2-3 बार वहां पर गया है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में, यानी कि 2026 जून तक ये कंप्लीट होना चाहिए। ये आश्वस्त उन्होंने हमको किया है, तो मुझे लगता है कि इसके काम की अब। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने जनसंचार की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि जनसंचार के माध्यम से आम जनता तक प्रभावी संवाद स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने पीआर इंडस्ट्री के लगातार बढ़ते आकार और उससे जुड़ी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जैसे कि कैसे आखिरी व्यक्ति तक संदेश पहुंचाया जा सके। सम्मेलन में 2047 तक भारत को विकसित राह बनाने के सुझाव पर भी चर्चा हुई। विभिन्न सेक्टर से आए लोगों ने अपने विचार और सुझाव साझा किए। इस कार्यक्रम में जनसंचार और पीआर के जो महत्व है उस पर व्यापक विचार विमर्श भी किया गया। तो पीआर इंडस्ट्री की चुनौती और विकास पर चर्चा की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष पहुंची, उन्होंने पीआर पर जोर दिया और कहा कि अब संवाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बन गई है। इसकी वजह से एक से दूसरे व्यक्ति तक हम वो संदेश पहुंचा सकते हैं जो कि जरूरी है। और पीआर इंडस्ट्री की चुनौती पर भी विचार विमर्श किया गया। कई क्षेत्र से कई लोग पहुंचे हुए थे जिन्होंने इस पूरे प्रकरण पर जोर दिया। काफी ज्यादा बातचीत हुई। पीआर इंडस्ट्री में किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, इन सब पर जोर दिया गया। पीआर एसआई सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष पहुंची। उन्होंने अपनी बातचीत को रखा और बताया कि पीआर इंडस्ट्री की किस तरह से चुनौती है और इन सब चीजों पर किस तरह से जोर देना चाहिए। पीआर एसआई सम्मेलन में जनसंचार की भूमिका रखी गई और इस भूमिका पर किस तरह से जोर दिया जाए, किस तरह से संवाद जरूरी है, इन पूरी चीजों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बता दें कि पीआर इंडस्ट्री की चुनौती विकास पर चर्चा की गई और इस दौरान पीआर इंडस्ट्री के लगातार बढ़ते आकार और उससे जुड़ी जितनी भी चुनौतियां हैं
उन सब पर प्रकाश डाला कि कैसे एक आखिरी व्यक्ति तक आप अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। किस तरह से 2047 की अगर हम बात करें तो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार काम चल रहा है, इस पर भी चर्चा की गई। संदेश किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए उस पर भी चर्चा की गई। विभिन्न सेक्टर से इस दौरान लोग पहुंचे हुए थे, सबने अपने अपने सुझाव रखे और उनके सुझाव को इस दौरान ध्यान से सुना गया। पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय में, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो, कम्युनिकेशन किस तरह से हो, इसका आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी चीज़ें को सच्चाई से कहें, क्रेडिबिलिटी के साथ कहें, तो वो बातें आगे तक अपने आप ही चलती हैं, उसमें फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि PR इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ सामाजिक जो हमारे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं उनको हम किस तरह से निभा सकते हैं, किस तरह से उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो लास्ट में खड़ा हुआ है उस तक आपको पहुंचना है। योजनाओं को लेकर है, हमारे पास अनगिनत योजनाएं हैं, क्या हम अपना स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और जब इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें बहुत सी चीज़ें बाहर आती हैं और अपने को किस तरह से और पुख्ता किया जाए, किस तरह से और समाज की सेवा में हम आगे बढ़ सकें, इसका एक दोबारा से हम लोग सोचते हैं, विचार बनता है और एक विजन निकल के आता है। तो ये बधाई देती हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स को, इतनी सुंदर कॉन्फ्रेंस इन्होंने देहरादून में की। पब्लिक फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।